गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का डीपीएस संट यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग का कौन सा क्लास है? 5वां क्लास है। तो आप लोग को जो 4 क्लास पढ़ाया है वो जरूर आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट लिए होंगे। तो जो 4 क्लास देख चुका है मेरा, वो आसानी से मेरा 5वां क्लास समझ पाएगा, उसको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो जो बच्चा यह पिछला 4 क्लास नहीं देखा है वो जरूर जाकर देख ले, ताकि 5वां वीडियो जब देखे तो उसको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ जो है ना क्या डिस्कस किया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम में है ना, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे 100% यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, इसी पीडीएफ से आने वाले हैं। तो इसी पीडीएफ को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपका क्वेश्चन आने वाला है सीबीटी एग्ज़ाम में। ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। तो बाबू आप लोग चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और शेयर भी जरूर कर दो, ताकि आप लोग जैसा जो है मेहनती और लगनशील बच्चा हम लोग मेरे पास जो है जुड़े और इसका वीडियो का लाभ उठाए। ठीक है, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं अच्छे क्वेश्चन के द्वारा। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा, फाइल वाली सरफेस पर खरोंच के उत्पादन का कारण क्या है? क्या कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ना आप लोग। क्या कर रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैचेज प्रोड्यूस्ड ऑन द फाइल सरफेस। देखो हम बताए थे, यह जो होता है जब मेरा फाइल जो रहता है ना, ये मान लो ये फाइल इस टाइप का मेरा कोई फाइल है, तो जब इससे हम फाइलिंग करते हैं, कोई मेटल के पे वर्क करते हैं, तो वर्क करते तो क्या होता है, वहाँ का मेटल हटता है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, और उस फाइल मेटल पे फिनिशिंग देता है, वर्क पीस को चिकना करता है, या उसका जो है मेटल को हटाता है। तो मेटल को हटाता है ना, तो हटाते हटाते कभी कभी क्या होता है, फाइल के दांतों के बीच ना उसका मेटल फंस जाता है, छोटा सा जो चिप्स होता है वह फंस जाता है। ठीक है, तो फंसने के कारण क्या होता है, हमारा ये फाइल से अगर कटिंग करेंगे दूसरा मेटल को तो कट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कट नहीं कर पाएगा अच्छा से। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। फाइल जो क्या हो गया, पिन हो गया, पिनिंग हो गया, इसके अंदर मेटल का चिप्स जो है फंस गया है, तो इसको हटाते हैं, जिसके द्वारा उसका नाम है फाइल कार्ड, या इसी को हम फाइल ब्रश के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पिछले जो क्लासेस के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इस घटना को क्या कहते हैं, जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो इसे हम पिनिंग ऑफ फाइल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। ठीक है, इस घटना को हम पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है, इस श्रेणी का नाम बताए। तो श्रेणी का नाम तो आराम से आप लोग को देख के बता दे पाइएगा। ये जो श्रेणी है, यह श्रेणी का नाम क्या है, वेब चीजल। ठीक है, और वेब चीजल का काम क्या है, जब हम ड्रिलिंग करेंगे ना, बहुत सारे ड्रिलिंग है जिसे हम चेन ड्रिलिंग के नाम से जानते हैं। तो चेन ड्रिलिंग के बाद जब मटेरियल को काटना होगा, एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाना होगा, तो जिस चीजल का यूज़ करते हैं उसे हम वेब चीजल का कहते हैं। तो वेब चीजल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्रॉस कट चीजल का काम क्या है, क्रॉस कट चीजल का काम है कीवे काटना, है ना। ये तो तीसरा बार क्वेश्चन, जितना स्लाइड ले रहे हैं उसमें सब में क्वेश्चन आ रहा है। अब निम्न में दिया हुआ है तो हमको पढ़ाना पड़ रहा है, चैप्टर जो है हम क्वेश्चन वाइज बढ़ते जा रहे हैं शुरू से ही, तो हम पढ़ा दे रहे हैं। कीवे काटना है या स्लॉट्स वगैरह काटना है तो आपका क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट का कॉर्नर का बात है तो हम डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका राइट आंसर वेब चीजल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा, वाई स्लाइड्स कॉन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर। यहाँ पे आपका कह रहा है बाबू कि जो हैमर का होता है ना, फेस पे थोड़ा सा कन्वेक्सिटी क्यों दिया जाता है। जैसे आप लोग फाइल कोई भी देखे होंगे ना, मान लो बॉल पिन हैमर हम बना रहे हैं। ठीक है, बॉल पिन ये हैमर है इस टाइप का, ये आपका क्या है, ये फेस है, फेस पे जहाँ पे हमारा हैंडल लगा होता है, और ये आपका बॉल है। तो फेस नीचे का ये फेस होगा, तो फेस का जो ये किनारा होगा ना, राउंड बनाया जाता है। ये जो किनारा होगा ये राउंड बनाया जाता है थोड़ा सा। ठीक है, या कॉन्वेक्स शेप का थोड़ा सा ये उभार दे देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, जब इससे कोई भी मेटल पे चोट लगाएंगे ना, तो चोट लगाएंगे जितना सरफेस पे चोट लगाना है इस सरफेस से लगेगा, और किनारा से जो है इसका धंस नहीं जाए, किनारा से उसका एक्स्ट्रा मटेरियल खराब नहीं हो जाए। ठीक है, एक्चुअल जो काम करने का रहे वही काम करे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके फेस को थोड़ा सा उभार देते हैं, ताकि जितना टच होने का है ना मेरा मेटल में स्ट्राइक करेंगे तो यही भाग हमारा क्या करेगा, उस पर स्ट्राइक करेगा, और ये मुड़ा हुआ रहेगा, तो इसका किनारा से उस पर कोई एक्स्ट्रा चिन्ह या निशान नहीं आएगा। तो आपका कौन सा, प्रभावी चोट बनाने के लिए नहीं, प्रभावी चोट बनाने के लिए नहीं करते हैं। टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, हाँ मतलब किनारे की खुदाई से बचने के लिए, उसका किनारा से जो है
खुदाई हो जाए, वहाँ पे खरोच आ जाए, उसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक कॉन्वेक्स शेप दे देते हैं, या तो इसको हम क्या करते हैं कॉन्वेक्स शेप में बनाते हैं, ठीक है, या यहाँ पे रेडियस बना देते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बाबू, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमर। तो कौन नहीं बताएगा, जो नहीं बताएगा बच्चा मतलब वो क्लास नहीं देखता है, मेहनत नहीं करता है, वही नहीं बताएगा। यह जो आपका हैमर है हम बताए हैं पहले, ये जो हैमर है इसका इस पार्ट को हम फेस कहते हैं। यहाँ इस फेस को अच्छा से देखो तो चारों तरफ देखो ना, ये कॉन्वेक्स शेप का बनाया हुआ है ना, ये बिवेल कर दिया गया, इसको नीचे धंसा दिया गया, चेम्फर कर दिया गया, और बाकी एक्चुअल जो स्ट्राइक होगा ये बीच वाला पोर्शन से इसी से चोट लगेगा, है ना, ये किनारा टच में नहीं आएगा मेटल के। तो ये आपका फेस हो गया, और नीचे के भाग को हम कहते हैं पेन ना। तो हम बताए थे कि अगर पेन ना, देखो ये हैंडल का एक्सिस है, ये सीधा में, तो एक्सिस के अगर पैरेलल हो, पेन का जो एज है देखो एक्सिस के पैरेलल है, नहीं क्रॉस कर रहा है ना, ये क्रॉस कर रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे इसे क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। अगर यही मेरा जो पेन है ऐसे रहता, इस शेप में रहता इधर, ठीक है, इस शेप में अगर रहता तो हमारा क्या होता है, ये स्ट्रेट पिन हैमर हो जाता है। जैसे अगर हम लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, और ऐसे आप लोग देखे हुए तो ज़्यादा समय यहाँ बर्बाद क्यों करना। मैलेट हैमर, मैलेट हैमर का यूज जब लकड़ी वगैरह को चूरना हो, या कोई भी पतले पतले चादर को सीधा करना हो पीट करके, तो हम मैलेट हैमर का यूज करते हैं, जो कि प्लास्टिक का बना होता है। किसका, प्लास्टिक या तो लकड़ी का बना होता है, प्लास्टिक या लकड़ी, मैलेट हैमर प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है। और बॉल पिन हैमर, पिछला जो क्वेश्चन आया था वो बॉल पिन हैमर उसमें बना दिए थे। क्रॉस पिन तो ये है ही, और स्ट्रेट पिन अगर ये जो इसका एज, पिन का जो एज है ये एक्सिस जो है इसका हैंडल के एक्सिस के समांतर होता तो हम स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह का बीच का कोण का नाम क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम जब चिपिंग करते हैं तो किस तरह से, मान लो ये छेनी है ना, ये छेनी इस तरह से है, तो चिपिंग कर रहे हैं, यहाँ से अगर मेटल हटा रहे हैं तो बोल रहा है जो चीजल का एक्सिस होगा इसके बीच से जो लाइन गुजारेंगे ये एक्सिस होगा, और जिस जॉब को हम क्या कर रहे हैं, चिपिंग कर रहे हैं, उस जॉब के सतह, तो ये हमारा सतह हो गया, जॉब का सतह हो गया, तो इसके बीच का कोण कितना होता है, तो इसके बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो चीजल के झुकाव कहते हैं, के नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है। यहाँ अगर ये पूछ देता कि जो कटिंग एज है चीजल का, कटिंग एज के सतह के साथ जो कोण बनता है उस कोण का नाम क्या होगा, तो यह आपका हो जाता है क्लियरेंस एंगल। ये सब क्लियर करके रखो, यह हो जाता है आपका क्लियरेंस एंगल। अगर यही पूछता, आपका पूछ देता कि वर्टिकल सतह के साथ कटिंग एज का एंगल कितना है, यही आपका हो जाता है राइट एंगल। तो जो पूछेगा उसको हम बताएंगे। तो क्लियरेंस एंगल नहीं पूछा है। पॉइंट एंगल, दो कटिंग एज ये वाला और ये वाला आपस में जितना कोण पे मिलेगा उसे हम पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं। तो पॉइंट एंगल भी नहीं होगा, रेक एंगल भी नहीं होगा, तो डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टोर्शन बिफोर ब्रेकिंग। यहाँ पे आपको कह रहा है बाबू कि अगर हम किसी भी मेटल को, कोई भी मेटल पीस है, इसको अगर खींचते हैं तो क्या होता है, इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आता, खींचता नहीं है जब तक वो टूट नहीं जाए। अगर ये मेटल दो भाग में ब्रेक हो जाता है तभी खिंचाएगा, अन्यथा वो खिंचाएगा नहीं, कभी भी इसमें खिंचाव आएगा नहीं, जितना शेप रहेगा वही शेप को लिए जाएगा। अगर हम खींचेंगे तो टूट जाएगा। तो इस गुण को हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल को कितना भी खींचो वो खिंचाएगा नहीं, टूट जाएगा, है ना। तो इस गुण को हम कहते हैं ब्रिटलनेस या ब्रिटल मटेरियल। टेनेसिटी तो बता चुके हैं, अगर खिंचाव होता है ना, किसी भी मेटल को खींचते हैं तो वो एक दबाव लगता है, एक प्रेशर लगता है उस मेटल को, तो उस प्रेशर को सहन कर लेता है, उसे हम कहते हैं टेनेसिटी का गुण है। और हार्डनेस, अगर किसी भी मेटल को खुरचते हैं नाखून से या कोई ब्लेड से, पत्ती से, वो खुरचाता नहीं है, खुरचने का विरोध करता है, वह गुण हार्डनेस कहलाता है। और टफ, अगर कोई भी चीज़ पे मारते हैं, चोट लगाते हैं ना, तो उस चोट को सहन करता है, तो सहन करने की शक्ति को टफनेस कहते हैं, टफ मेटल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ब्रिटलनेस, यानी सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, नेम द पार्ट मार्क्ड एज इन डेप्थ माइक्रोमीटर। देखो माइक्रोमीटर हमारा जो था प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है ना, एक शुद्धता
में मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो माइक्रोमीटर विभिन्न प्रकार में पाए जाते हैं। जैसे अगर आउटसाइड डाया मेजर करना है तो उसे हम आउटसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। अगर इनसाइड मेजरमेंट लेना है किसी भी चीज़ों का डाया का तो इनसाइड माइक्रोमीटर हो गया। लेकिन अगर किसी चीज़ों का डेप्थ मापना है ना एकदम शुद्धता के साथ, तो उसके लिए जिस माइक्रोमीटर का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। तो यह देखो, यह चित्र में आपको दिख रहा है, ये डेप्थ को मेजर करता है। ये जो आपको है ना स्पिंडल टाइप का संरचना दिख रहा है, यही हमारा डेप्थ मेजर करना है। इस तरह का मान लो इतना बड़ा कोई स्लॉट है तो इसके अंदर जा करके इसका डेप्थ को एक शुद्धता के साथ एकदम 0.02 mm के शुद्धता के साथ मेजरमेंट करता है। तो यह आपका है डेप्थ माइक्रोमीटर। तो डेप्थ माइक्रोमीटर का ना, जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर हम लोग पढ़े थे उसमें बहुत पार्ट्स होता था, तो इसमें भी विभिन्न विभिन्न पार्ट होता है। तो एक पार्ट का नाम पूछा है तो हम पूरे पार्ट का नाम जान लेते हैं, तो अपने आप एक पार्ट का नाम पता चल जाएगा। ये सबसे नीचे का जो बेस टच में आता है ना मेटल का, इस भाग को हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है। और जिसमें ये घूमने वाला जिसमें हमारा स्केल होता है, सर्कुलर स्केल होता है, इसे हम कहते हैं थिम्बल, ठीक है। जैसा उसमें था ये सेम रहेगा। उसके बाद स्पिंडल जिसके अंदर घुसा रहता है, या तो कहें जिसपे मेन स्केल अंकित रहता है, उसे हम कहते हैं बैरल या तो स्लीव, ठीक है। और बैरल या स्लीव को लॉक करने के लिए यहाँ पे एक लॉकिंग नट दिया जाता है, तो इस पार्ट को हम कहते हैं लॉकिंग नट या सिर्फ लॉक कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर तो मिल गया, लॉक इज द राइट आंसर, ठीक है। स्टोक किससे कहेंगे, इसमें बेस को ही कभी कभी यहाँ पे स्टोक के नाम से जानते हैं, इससे ही स्टोक कह देते हैं। और थिम्बल कौन होगा, थिम्बल तो बता दिए, बैरल या स्लीव, ये आपका थिम्बल हो गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस भाग को क्या कहते हैं, रैचेट स्टोक ना, रैचेट स्टोक, जो कि यूनिफॉर्म प्रेशर लगाने के काम में आता है। एक्चुअल में फिगर में भी हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे भी आप लोग देख लो क्या है, इसे हम बेस कहते हैं, है ना। ये आपका आगे का भाग ये रैचेट स्टोक हो गया, ये थिम्बल हो गया, ये आपका बैरल या स्लीव हो गया। बैरल पे जो स्केल रहता है वो बैरल स्केल, थिम्बल स्केल या मेन स्केल कहते हैं, सॉरी ये बैरल स्केल हो गया। और जो थिम्बल या सर्कुलर स्केल जो यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ये आपका थिम्बल स्केल या सर्कुलर स्केल कहलाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो पार्ट है इसी का नाम पूछा था, ये आपका लॉक हो जाएगा, ठीक। तो बी इज द राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, व्हाई द हैंड टैप्स आर चेम्फर्ड एट द लीड। अब क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, पहले टैप्स के बारे में पूछ रहे, तो टैप्स है क्या। टैप देखो, किसी भी सर्कुलर होल अगर है तो सर्कुलर होल में अगर चूड़ी काटना हो, सर्कुलर पाइप हो, गोलाकार पाइप हो, उसके अंदर हमको चूड़ी काटना है तो इंटरनल थ्रेड कह सकते हैं इसको। तो इस चूड़ी काटने के लिए हम जिस चीज़ों का यूज़ करते हैं उसे टैप कहते हैं। यानी कोई भी सर्कुलर भाग हो, तो सर्कुलर कोई भी होल हो इस तरह से, तो इस होल के अंदर हमको चूड़ी काटना रहेगा, थ्रेड काटना रहेगा, तो जिन चीज़ों का यूज करेंगे, जिन टूल्स का यूज करेंगे उससे हम टैप्स कहते हैं, ठीक है, टैप कहते हैं। तो टैप ना 3 टाइप में पाया जाता है। कौन कौन होता है हम बताते हैं, ध्यान रखना। टैप जो होता है आपका 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है आसानी के लिए, या तो कहें अच्छा से थ्रेडिंग करने के लिए। तो पहला हमारा आता है फर्स्ट टैप, ठीक है। दूसरा आता है सेकेंड टैप, तीसरा आता है थर्ड टैप। तो फर्स्ट टैप को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टैप को हम कह देते हैं बाबू, देखो फर्स्ट टैप को हम टेपर टैप भी कहते हैं। कौन सा टैप, फर्स्ट टैप को हम टेपर टैप के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकेंड टैप को हम लोग प्लग टैप के नाम से भी जानते हैं। कौन सा टैप, प्लग टैप, ठीक है, प्लग टैप। और थर्ड टैप को हम बॉटमिंग टैप से भी के नाम से भी जानते हैं। ये एक्चुअल आकृति में कैसा दिखता है, आप लोग अच्छा से देख लो कैसा दिखता है। देखो यहाँ पे आप लोग को एक्चुअल आकृति दिख रहा होगा, किस तरह से दिखता है, इस तरह से। देखो इसमें थ्रेड कटा हुआ है ना, और थ्रेड का जो पहला जो टैप होता है ना, पहला जो टैप होता है उसका आगे का ज़्यादा पोर्शन, या 3 कहें, 3 या 4, 3 से 6 जो टीथ होता है वो चेम्फर किया जाता है। क्योंकि जब पहले बार हम इसको होल में डालेंगे ना, तो इतना भाग पहले एलाइन उसके अंदर हो जाए, अच्छा से चले जाए, तब ना अच्छा से इतना भाग घुस जाएगा, तब यहाँ से थ्रेड धीरे धीरे काटना स्टार्ट कर देगा। फिर ये जब निकाल लेंगे, दूसरा टाइप का यूज करेंगे, इसमें 2 या 3 टीथ को चेम्फर करेंगे,
फिर इसमें पूरा टेपर जो होता है बहुत कम, एक दांत को टेपर करते हैं, बाकी पूरा दांत इसमें टिथ कटा रहता है। तो इस तरह से तीसरा टैप डाल के उस थ्रेड को पूरा क्लियरली बना देते हैं। ठीक है, तो टेपर क्यों दिया जाता है? ताकि उस होल में जा करके यह टैप जो है अलाइन हो सके। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिनिशिंग के लिए नहीं देते हैं, ना तो स्ट्रेचिंग के लिए ना तो ग्रिपिंग के लिए, अलाइनिंग के लिए देते हैं। पहला बार इस होल में डाल रहे हैं तो अलाइन हो सके अच्छा से। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन ना बहुत टाइप का होता है, ये हम आपको ये भी बता चुके हैं। तो ये ड्रिलिंग मशीन में आप लोग देखोगे, जब हम बेंच पे रख के कोई भी ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं तो उसे हम बेंच ड्रिल मशीन के नाम से जानते हैं। अगर बेंच पे ना रख करके ये पिलर टाइप का संरचना हो, है ना, देखो पिलर टाइप का ये जो कॉलम है, पिलर टाइप का संरचना बना रहे अगर ड्रिल मशीन में, तो उसे हम पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन कहा देते हैं। ठीक है, पिलर टाइप। ठीक, उसी प्रकार से गैंग ड्रिलिंग मशीन भी हम दिखा चुके हैं। रेडियल ड्रिलिंग एक होता है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो भारी भारी जॉबों पे जब हमको मशीनिंग करना रहता है तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। लेकिन पिक्चर में इसका नाम पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका पिलर टाइप ड्रिल मशीन। तो पिलर टाइप क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर डिटेल में पूछे कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, तो ये आपका पिलर हो गया, ये आपका वर्क टेबल हो गया, वर्क टेबल जिस पे हम जॉब को रख करके मशीनिंग ड्रिलिंग करते हैं। ये आपका बेस हो गया, है ना, ये आपका बेस हो गया। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है क्या है, हैंड लीवर है ना, या कहें फीड हैंडल कह सकते हैं इसको, इसे हम फीड देते हैं जॉब पे, फीड हैंडल कह सकते हैं। और ये आपका इधर मोटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे चक है, चक के बाद यहाँ ड्रिल बिट लगेगा। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आसानी से जवाब दे पाइएगा। यहाँ आप लोग देखो, ध्यान से देखो, हाँ देखो बाबू, तो यहाँ पे हम बता रहे क्या पूछ रहा था कि रीडिंग बताओ। तो हम बताए थे ना आपको, जब माइक्रोमीटर बताए थे तो वो बताए थे आपको मीट्रिक वाला। ठीक है, मीट्रिक माइक्रोमीटर का। ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये ब्रिटिश माइक्रोमीटर का है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो होता है लिस्ट काउंट अलग होता है, इसका आपका मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू अलग होता है, सब डिवीजन का वैल्यू अलग होता है। इसको हम नीचे लिख दिए हैं ताकि इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं बता सकते, ऑब्जेक्टिव क्लास का है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, तो इसमें जो मेन डिवीजन का वैल्यू होता है ना, मेन डिवीजन का आपका वैल्यू होता है, वह होता है मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू होता है 0.1 इंच होता है एक मेन डिवीजन। अगर देखो हम जूम करके यहाँ आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ना एक डिवीजन, देखो एक डिवीजन 0 से ये आया, एक सब डिवीजन हाफ पे। ठीक है, 0 से हाफ, फिर यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, 3 है। तो एक जो मेन डिवीजन है ना बड़ा वाला जिसमें रीडिंग दिया 1 2 3, तो इसका वैल्यू होता है 0.1 इंच एक का। तो यहाँ पे 3 का डिवीजन कर लिखेंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो जितना इंच में आएगा। उसी प्रकार नीचे आप लोग देखे होंगे कि इसको जो है 4 बराबर भागों में बांटा गया, जिसे हम सब डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो एक सब डिवीजन का वैल्यू हम निकालते हैं ना, तो सब डिवीजन का वैल्यू आता है 0.025 इंच। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, इसे हम क्या कहते हैं, थिम्बल डिवीजन। तो एक थिम्बल डिवीजन का जब वैल्यू हम लोग निकालते हैं कैलकुलेट करके, इसका आता है 0.001 इंच आता है। ठीक है, और इसका लिस्ट काउंट भी यही है। तो इतना आपको डाटा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना कैसे है अभी हम बताएंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या होगा, इतना डाटा याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसको याद रख लिए, अब फार्मूला वही लगा। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, रीडिंग का फार्मूला होता है बाबू। रीडिंग जब निकालते हैं तो मेन स्केल डिवीजन होता है ना, मेन डिवीजन प्लस सब डिवीजन प्लस थिम्बल डिवीजन, इसमें हम लिस्ट काउंट का गुना करते हैं। तो मेन डिवीजन हमारा कितना है, देखो मेन डिवीजन हमारा यहाँ पे जब देखोगे तुम, यहाँ पे जब देखोगे तो कितना खुला हुआ मेन डिवीजन, देखो मेन डिवीजन तुमको 3 दिख रहा है ना खुला हुआ, तो 3 हमारा मेन डिवीजन है। ठीक, और एक मेन डिवीजन का वैल्यू कितना बताएं, 0.1 इंच, तो 0.1 इंच से गुना करोगे। ठीक है, प्लस अब सब डिवीजन देखो, तो सब डिवीजन जब देखोगे, देखो एक लाइन खुला है और एक लाइन एकदम इसके पूरा इस लाइन पे है जो हम लोग को दिख नहीं रहा था, यानी 2 सब डिवीजन नीचे है ना, देखो ना 4 है ना, एक मेन डिवीजन के को 4 पार्ट में बांटे हैं, तो यहाँ पे 2 पार्ट दिख रहा है हमको। तो सब डिवीजन का वैल्यू 2 होगा और एक सब डिवीजन का वैल्यू 0.025 mm हम जानते हैं, इंच जानते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब थिम्बल डिवीजन में भी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो थिम्बल में कौन सा जो है लाइन मैच कर रहा है इस डेटम लाइन से, तो यहाँ पे देखो 8 है, 8 के बाद 9 से मैच कर रहा है ना, 9 में
हमारा लाइन अलाइन हो रहा है, तो थिम्बल डिवीजन नो हो गया। और एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू होता है 0.001। तो कुल मिलाकर के ये सभी को कैलकुलेट करोगे ना, तो तुम्हारा कैलकुलेशन आएगा इस पे 0.359, यानी सी पे आएगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे भी आपको गुना करके दिखा दिए हैं। मेन डिवीजन का वैल्यू आएगा इतना, सब डिवीजन का वैल्यू इतना आएगा, और थिम्बल डिवीजन का वैल्यू इतना है। तो 9 से गुना करेंगे तो जितना भी आएगा उस प्रकार के सभी जोड़ करके जितना आएंगे वही हमारा रीडिंग करा। ये आपका माइक्रोमीटर का तरीका होता है ब्रिटिश में, ब्रिटिश जो कि इंग्लैंड का कह सकते हैं माइक्रोमीटर। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है, इसका लिस्ट कौन पूछ रहा है। तो कितना बार ये बताएं, जब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है वो कितना तक मेजर करता है, 5 मिनट तक के शुद्धता में मेजरमेंट कर सकता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। और सिर्फ प्रोटेक्टर बोले तो, अगर सिर्फ प्रोटेक्टर बोले तो वह 1 मिनट तक, ओनली 1 डिग्री तक, सॉरी 1 डिग्री तक। प्रोटेक्टर बोले तो 1 डिग्री, और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर लगा दे तो 5 मिनट, मतलब डिग्री का 12वां हिस्सा को भी मेजर कर सकता है इसका शुद्धता, ठीक। तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 5 मिनट इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है वो, फिर देखो वर्नियर कैलिपर पे क्वेश्चन आ गया। तो ये तो हम बता ही चुके हैं यहाँ पे पढ़ने का तरीका। तो यहाँ पे आप लोग देख लो मेन स्केल रीडिंग कितना है, यहाँ पे आपको 4 पे दिख रहा होगा ना, यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो हम आपको बता देते, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको सबसे पहले वर्नियर स्केल में भी मेन स्केल देखना पड़ता है। तो मेन स्केल में देखो हमारा जो जीरो है, जीरो यहाँ पे है ना, मेन स्केल का जीरो यहाँ पे है। तो किसको पार कर रहा है, किसको क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा 4 है, 4 सेंटीमीटर, यानी जीरो बैठेंगे तो 40 mm यहाँ दर्शा रहा है इस लाइन को। तो 40 के पहले 39 आएगा, 38, 37, 35। देखो ये जो लाइन हमारा दर्शा रहा है 35 को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो जीरो है 35 वाले लाइन को पार कर रहा है। तो मेन स्केल का वैल्यू कितना होगा, मेन स्केल का वैल्यू हमारा हो जाएगा 35 mm, ठीक है, 35 mm। अब हमको देखना रहता है यहाँ पे वर्नियर स्केल का। तो वर्नियर स्केल का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे हम देखेंगे। देखो यहाँ पे एरो दिया हुआ है ना, एरो जो कि 25 पे दिया है, मतलब 25 पे हमारा जो है ये मैच कर रहा है 25वें लाइन पे, 25वें डिवीजन पे। और एक डिवीजन का वैल्यू कितना होता है 0.02, यानी लिस्ट कौन से गुना करना होता है। तो इसको जब जोड़ोगे, रीडिंग निकालने का तरीका होता है मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन गुना लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे जब गुना करोगे तो मेन स्केल का आपका 35 हो गया, वर्नियर स्केल का आपका 25 हो गया, और इसमें लिस्ट कौन से गुना करोगे 0.02 से, तो आएगा 35.5 mm, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाई सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। यहाँ पे आपको कह रहा है जो भी आपका क्यों सतह प्लेट इतना मुक्त होता है, जो आपका सरफेस प्लेट होता है ना, जिस पे आप लोग काम करते होंगे वर्कशॉप में देखे होंगे जो प्लेट रखा रहता है, जिसमें आपका एंगल प्लेट रखा रहेगा, उसी पे वर्नियर हाइट गेज रख करके मेजरमेंट करते हैं जॉब का या मार्किंग करते हैं। तो वह क्यों ऐसा बनाया जाता है गुड कास्ट आयरन का, तो इसका रीजन होता है ना बाबू, ताकि उसमें कोरोजन नहीं हो, क्या हो, कोरोसिव नहीं हो सके, उसमें विकृति नहीं हो सके। कोरोजन तो नहीं भी, ऐसे भी होगा, कास्ट आयरन इस तरह से बनाया जाता है ताकि उसमें कोरोजन नहीं लगे, लेकिन मेन हम पर्पस होता है ना कि वो जो है विकृति उसमें नहीं पैदा हो सके। विकृति बोले तो तनाव नहीं पैदा, जैसे गर्मी के कारण उसमें हो सकता है फैल जाए, ठंडा हो तो सिकुड़ जाए, इससे उसके शुद्धता में भारी जो है गड़बड़ी आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम हाई क्वालिटी स्टील का यूज करते हैं या हाई क्वालिटी कास्ट आयरन का यूज करते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मेन एडवांटेज क्या होगा, आप ही लोग जवाब दीजिए। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे पैरेलल ब्लॉक के बारे में, तो पैरेलल ब्लॉक का हम काम बताए थे, किसी भी जॉब को एक निश्चित हाइट पे सेट करना होता है तो हम उस समय पैरेलल ब्लॉक का यूज करते हैं। तो सॉलिड पैरेलल ब्लॉक रहेगा जिसमें एक ही हाइट पे सेट कर सकते हैं, जितना का रहेगा पैरेलल ब्लॉक उसी हाइट पे हम उस जॉब को सेट कर सकते हैं। लेकिन एडजस्टेबल में हमको ये सुविधा होगा कि अगर हाइट को एडजस्ट करना हो तब भी वो सुविधा हमको पैरेलल ब्लॉक एडजस्टेबल में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडजस्टेबल ब्लॉक पूछ रहा है, तो उसमें क्या होगा, देखो ऑप्शन विभिन्न कोनों पर, तो कौन से हमको कोई मतलब नहीं, गहराई से भी कोई मतलब नहीं, लंबाई से कोई भी मतलब नहीं, ऊंचाई से मतलब है। तो टू सेट डिफरेंट हाइट, अगर हम इस हाइट को हम कर रहे हैं गेन करना चाहते तो यह भी हम प्राप्त कर सकते, इससे थोड़ा अगर ज़्यादा हमको करना यह भी हो जाएगा, इससे ज़्यादा भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक में। तो डी आपका एडवांटेज हो गया, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू सेट अस्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजिशन एग्जैक्टली। यहाँ पे अभी आप लोग देखो, जब हमारा
यूनिवर्सल सरफेस गेज इस टाइप का था ना, ये नीचे बेस रहता था, है ना, यहाँ पे अस्क्राइबर लगा रहता था। अस्क्राइबर किसके साथ अटैच रहता था? अस्नक के साथ। अस्नक के साथ एक स्क्रू रहता था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर अस्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। अस्क्राइबर जो है ना, ये हमारा अस्क्राइबर जो है उसको सही पोजीशन पे सेट करना रहता है, तो किस चीज़ों का यूज होता है? तो यहाँ पे अस्नक का यूज होगा। अस्नक का नहीं, अस्नक तो इसको पकड़ के रखता है ना, सपोर्ट ये स्क्रू के साथ पकड़ के रखता है। रॉकर आर्म इसके बेस में रहता है, इसका भी कोई काम नहीं है। गाइड पिन भी बेस में रहता है, इसका भी कोई काम नहीं होगा। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, देखो जब कहीं पे हमको इस लोकेशन पे हमको सेट करना है, तो उस लोकेशन के पास जब पहुँचते हैं ना, थोड़ा दूरी पे रहते हैं, तो हम यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट जो स्क्रू लगा रहता है उसका यूज करते हैं, ताकि हल्का हल्का मूवमेंट हम दे सके और उसी पोजीशन पे सेट कर करके लॉक कर सके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के कारण, या वही हमारा जो है फिक्स पोजीशन को सेट करता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। तो कौन नहीं जानता है कि 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर को मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर कहाँ है? ए में 10 mm है, 100 mm में 1000, सी में है, तो सी का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको बताने का कोई जरूरत नहीं। हाँ, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। वी ब्लॉक के बारे में बोल रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ वी ब्लॉक। वी ब्लॉक हम जब पढ़ाए थे तो